यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिन भर दिल्ली। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आतंकियों के प्लान डिकोड की। चूंकि उन्होंने जो प्लान बनाया था उसे हमारी एटीएस की टीम ने डिकोड कर दिया। बताएंगे क्या थे उनके नापाक इरादे। वहीं बात करेंगे आतंकी खुलासे के बाद मचे सियासी बवाल की भी। साथ ही बात करेंगे आतंकी कनेक्शन की। तो दूसरी तरफ बात सपा के समीक्षा बैठक के फैसलों की करेंगे। आखिरकार उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के हारने के बाद क्या समीक्षा की, और बात करेंगे कुदरत के कहर की। साथ ही सुनाएंगे अभ्यर्थियों की मांग कि अब वो चाहते क्या हैं, जिसके लिए पिछले कई दिनों से वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। और फिर बात होगी काशी की, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आने वाले हैं। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। लखनऊ में पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में एटीएस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि माइंड वॉश के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही थी और प्रदेश को दहलाने के लिए कई शहरों में स्लीपर सेल एक्टिव किए जा रहे थे। एक रिपोर्ट आप देखिए। एटीएस की टीम जो है दोनों आतंकियों को लेकर के कोर्ट से रवाना हो चुकी है। एटीएस का बड़ा खुलासा, आतंकी प्लान डिकोड। कानपुर में जिहाद की क्लास, माइंड वॉश के लिए स्पेशल क्लास, यूपी को दहलाने की नापाक साजिश, निशाने पर प्राचीन और धार्मिक स्थल, भड़काऊ वीडियो दिखा करता था मोटिवेट। आतंकियों ने इस बार लखनऊ को बड़ा ठिकाना बनाया था। खासकर विस्फोटक इकट्ठे करने, आईईडी बनाने और साजिश रचने के लिए राजधानी को चुना गया था। लेकिन कानपुर में आतंकियों के स्लीपर सेल सक्रिय है। यहीं से तमाम जानकारियां और फंडिंग उनको की जा रही थी। पहले लखनऊ और फिर कानपुर को निशाना बनाना आतंकियों की साजिश थी, जिसे एटीएस और जांच एजेंसियों ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। पकड़े गए आतंकियों के पास से इस संबंध में अहम जानकारियां मिली। उसी आधार पर जांच एजेंसी की एक टीम शहर की एक वीवी पहुंची। कईयों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई तो पता चला कि कानपुर में चल रही थी आतंक की पाठशाला। शहर की 36 बिल्डिंगों में हो रहा था संचालन। रहमानी मार्केट के युवकों ने दिए थे मोबाइल और सिम कार्ड। आतंकियों और 25 मददगारों से हो रही है पूछताछ। मई महीने में थी ब्लास्ट की साजिश। लॉकडाउन के चलते प्लान टाला गया था। कानपुर से एक बिल्डर को हिरासत में लिया। कानपुर में 13 खातों से हुई लाखों की फंडिंग। कश्मीर के तौहीद के खाते में मिन्हाज ने पैसे भेजे। यूपी एटीएस ने जिस तरह से काकोरी के दुबग्गा इलाके में छापेमारी की और 2 आतंकी मिन्हाज अहमद और मसरूद्दीन को गिरफ्तार कर ये दावा किया कि इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज, इसके अलावा विदेशी असलहे भी बरामद किए गए हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इनके मंसूबे काफ़ी खतरनाक थे और ये 15 अगस्त से पहले राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। वहीं इस पूरे मामले पर गिरफ्तार आतंकी मिन्हाज अहमद के पिता सिराज का कहना है कि बेटा बेकसूर है, वो न्याय के लिए कोर्ट में शरण लेंगे। जो बातें अभी तक सामने आई हैं, आधिकारिक तौर पर वो गलत है। हमें तो नहीं लगता जी, हमें नहीं लगता है कि हमारा बेटा ऐसा हो सकता है जी। सुबह से शाम तक की मेहनत के बच्चा
वो बैटरी की दुकान पे खतरे में बैठा था जी काम करता था और उसके बाद में फिर आँख करके 10 साढ़े 10 बजे सो जाता था। 11 बजे जब अगर मैं कभी फ़ोन भी करता था तो मालूम हो रहा है सो रहा है। दरवाज़ा खटखटा करके जब पूछता था मालूम हो कि जग नहीं रहा है, सो रहा है। तो अब किस वक्त ये क्या कर रहा था ये हम तो नहीं समझ पाए और वाकई में कर भी रहा था या नहीं कर रहा था ये भी सवाल निशान है। तो ऊपरी वाला बता सकता है या अंदरूनी क्या है ये तो देखिए भाई, मैं आपके घर नहीं जाता, कोई मेरा आना जाना नहीं है, तो मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बता सकता। यूँ जो है वो अच्छे आदमी दिखते हैं, पूरा आप यहाँ से पूरा एरिया आप मालूम कर ले। जो मिनाज अहमद है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके जो पिता हैं सिराज अहमद, उनका यही कहना है कि ये सारे जो आरोप हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि यूपी एटीएस ने जिस तरह से बड़े आरोप में जो इसको गिरफ्तार किया है और सीधे तौर पे बताया गया है कि उसका जो नेटवर्क था वो अलकायदा से जुड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ जो पिता है सिराज वो इन सभी आरोपों को डिनाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप सातन, कुंभारा समाचार, लखनऊ। लखनऊ से पकड़े गए दोनों संदिग्ध आतंकियों को लेकर एटीएस जांच और सबूत जुटा रही है और दूसरी तरफ सियासत काफी गर्मा गई है। सपा बसपा कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है तो बीजेपी इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बता रही है। एटीएस का एक्शन जारी। आतंक पर सियासत भारी। सपा बसपा के तीखे सवाल। बीजेपी का आक्रामक जवाब। और उस पुलिस पर सवाल श्री अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं जिस पुलिस की सुरक्षा में चलते हैं। राजधानी लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के दोनों संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिनों के लिए रिमांड पर ले लिया है। एक तरफ एटीएस लगातार आतंक के तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, शहर शहर जांच और सबूत जुटा रही है, तो वहीं संदिग्ध आतंकी मिनहाज अहमद के पिता सिराज का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, वो न्याय के लिए कोर्ट की शरण लेंगे। जो बातें अभी तक सामने आई हैं, वो आधिकारिक तौर पर गलत है। मोबाइल है और एक बैग में सामान, हमारी बैग में सामान जो है लेके गए हैं। अच्छा, कहना कि हमारे पास बैग है नहीं, हम इसे वापस कर देंगे और एक मोबाइल ले गए। टोटली नहीं, हमें तो नहीं लगता जी, हमें नहीं लगता है कि हमारा बेटा ऐसा हो सकता है। वो एटीएस वाले बता रहे थे, वो एटीएस वालों को बता रहे थे थाने वाले कि वही लोग ले गए। अलकायदा से जुड़े रहे, क्या ये बातें सच हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं, उनको झूठ फंसाया जा रहा है, जो भी फंसा रहा है जी। उनको फंसाया जा रहा है। सर पता नहीं कौन सी वो है कि जो उनको फंसाया जा रहा है। सर हमको योगी सरकार से न्याय चाहिए, मेरे आदमी को छोड़ा जाए। खाना बनाने वाला भैया कुकर है, चल नहीं पाते भैया, नहीं धज्जियाँ उड़ा देते जाके, मजबूरी हमारी चलने की है। वो बक्से से निकाला था, बक्से से हमारा नया रखा हुआ था भैया। यहाँ से कुछ नहीं लेके गए, पापा को खाली लेकर के गए थे। हाँ, फिर उसके बाद सब आए थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हम लोगों को बाहर निकाल दिया था, हम लोगों को कुछ नहीं पता। हम बाहर जी सबको, यहाँ सिर्फ हम और मेरी बहन ही बचे थे, तो हम उनको बाहर कर दिया। दादी हैं, पैरालिसिस शिकायत उनको, तो वो बैठी ही हुई थी, तो वो पूछ रही थी सबसे क्या हुआ भैया बताइए, तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया। इधर प्रदेश में पूरे मामले को लेकर सियासत भी काफी गरमाने लगी है। एक तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर एटीएस के ऑपरेशन अलकायदा पर सवाल उठाए, तो सपा सुप्रीमो का कहना है कि बीजेपी सरकार और उसके प्रशासन पर तो हमें यकीन ही नहीं। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिन्होंने अधिकारियों ने अपनी सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। वहीं सपा और बसपा के सवालों पर बीजेपी बेहद आक्रामकता के साथ जवाब देने में अब जुट गई है। पार्टी ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बात जब देश की आती है तो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव हों, चाहे सुश्री मायावती जी हों और चाहे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा जी हों, इन लोगों को, आतंकवादियों को एटीएस ने किस परिस्थिति में पकड़ा है, किस प्रकार से पकड़ा है, कितनी मेहनत के बाद पकड़ा है, उस पर सवाल उठा करके जो तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी
और एक तरह से मैं कहूँ जन विरोधी, देश विरोधी रास्ता जो अपनाने का काम करते हैं वो उचित नहीं है। उनको अल्पसंख्यक दिख रहा है, उनको आतंकवादी नहीं दिख रहा है, ये दुर्भाग्य है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। और अखिलेश यादव, आप वही हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने जो सीरियल ब्लास्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था उन लोगों को आपने रिहा करा था और आपको मुंह की खानी पड़ी थी। बहरहाल ये पूरा मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है और एटीएस इसकी जांच कर रही है। लेकिन फैसले से पहले शुरू हुई सियासत ये बताती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका रंग कितना चटक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। जिला पंचायत और ब्लॉक चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी मिशन 22 की तैयारी में जुट गई है। जन मुद्दों को लेकर सपा एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। मिशन 22 की तैयारी में समाजवादी पार्टी चुनावी समर को साधने का प्लान। कार्यकर्ताओं में भर रहे जीत का जोश। विधानसभा चुनाव के लिए अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने मिशन 2022 की तैयारियां तेज कर दी है। असल में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख में पिछड़ने के बाद सपा 22 में सत्ता वापसी के लिए जी जान से कोशिश कर रही है। कभी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के संग सपा सुप्रीमो मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी जिलों का दौरा कर सियासी जमीन को मजबूती दे रहे हैं। हाल के ही दिनों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए और चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, कुछ एमएलसीओ के साथ साथ उन तमाम विधायक भी मौजूद हैं। हार और जीत को लेकर के ये समीक्षा है और उन जिलों पर खास करके फोकस रखा जा रहा है कि जहां पर मेंबर्स होने के बावजूद वहां पर सपा को हार का सामना करना। जी हां, पार्टी कार्यालय में सपा सुप्रीमो ने न सिर्फ बड़ी बैठक बुलाई, बल्कि बैठक में सरकार को घेरने के लिए रणनीति भी तय की। समीक्षा बैठक में तय किया गया कि तहसील स्तर पर होगा बड़ा प्रदर्शन। 15 जुलाई को सड़कों पर उतरेगी सपा। चुनाव में हुई हिंसा को लेकर प्रदर्शन, महिला अत्याचार के खिलाफ धरना, बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन। पार्टी में प्रतिदिन कुछ न कुछ बैठकें चलती रहती हैं। उसी लिहाज से कई जिलों से लोग आए जिनसे राष्ट्रीय जी मिल रहे हैं, उनकी राय मशवरा लें। 15 तारीख को प्रदर्शन होना, उसको लेकर क्या तैयारियां? वो जिले के लोग, जिला स्तर पर प्रदर्शन है, जिले के लोग अपनी तैयारी करेंगे। जो पार्टी से निशादेश जाना है वो चला गया है, उसके हिसाब से लोग तैयारी करके। बैठक में आने वाले जो 15 तारीख है हमारा, कैसे उसको रणनीति के तहत कैसे उसको सफल बनाना, और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सबको जो है 2022 की तैयारी के लिए मुख्य रूप से कैसे हवा दिया जाए, तेज किया जाए, उसी बात को लेकर हुआ था। 22 में बड़ी जीत पाने के लिए सपा नए और संघर्षशील तरीके से जनता के बीच जाना चाहती है, ताकि सत्ता में फिर से वापसी कर सके। आने वाले चुनाव में आने वाला जो प्रदर्शन है 15 तारीख को, उसको ये सफल बनाएंगे और सब मैदान में उतरेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार। हिमाचल में बादल फटने से जो तबाही मची, उसकी तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। इसके साथ देहरादून, यूपी के सहारनपुर में भी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी तस्वीरें बेहद भयावह हैं। फटा बादल, खतरे में जिंदगी। धार ने मचाई हाहाकार, उफान पर आई नदियां। एक तो उफनाते नाले का हाहाकार, ऊपर से जिंदगी से खिलवाड़। जरा सी चूक और जिंदगी तबाह। दिल दहला देने वाला ये वीडियो देहरादून से 50 किलोमीटर दूर विकास नगर के कोठी तालसी थाने का है, जहां फ्लैश फ्लड के बाद अमलावा नदी भयंकर उफान पर जरा सी चूक से जान तक जा सकती है। इसके बावजूद
महिलाओं को नाला पार कराने की कोशिश कराई जा रही है। जोखिम इतना कि खुद बचाने वालों की चीख निकल रही है। सुनिए। दो तीन चार अगर 10 दुकानें थी अप्रोक्सीमेटली 10 की 10 दुकानें और 4-5 मकान थे यहाँ, बिल्कुल बह गए पानी में। अभी जो 8-10 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं। जगह जगह पर हम लोग आज विजिट कर रहे हैं, सभी जगह पे बहुत भारी नुकसान जो है आज इस बारिश के कारण हुआ है। यहाँ पर कुछ एक दुकानें और कुछ घर जो है यहाँ पर बह गए हैं। सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इतना भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जितना भी नुकसान हुआ है इनको कोई ना कोई रिलीफ के माध्यम से हम लोग राहत जरूर पहुँचाएंगे। इस भारी तबाही से लोगों को बचाने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। और ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी